इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री आर वेंकटरमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील के लिए इसके संकेत मिलते हैं। इसी महीने में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। 22 मार्च के दिन ही अर्थ आवर के समय विश्व समुदाय के ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया गया। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा। न्यायाधीशगण एवं विधिवेत्ताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाएगी। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर मनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना है। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक भी है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसे सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का ये गहन विचार करने का ये आयोजन है। यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्ष तक को भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषयों से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो होएगा ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों,
स्वच्छ पर्यावरण की विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की थी। हमारी एक प्राचीन प्रार्थना के अंत में 2 बार कहा जाता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात धरती माता को नमस्कार है, धरती माता को नमस्कार है। धरती माता के प्रति बार बार सम्मान व्यक्त करने की इस भावना के पीछे हमारे भारतीय जीवन मूल्य है। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। देवी और सजना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे देश के एनवायरमेंटल गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गवर्नमेंटल जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस के क्षेत्र में एनजीटी की निर्णायक भूमिका रही है। एनजीटी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य तथा हमारी धरती के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस अमूल्य योगदान के लिए एनजीटी के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष तथा इस ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच तथा जोनल बेंचेस में कार्यरत सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण परिवेश में ही बीता है। हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ और नदी नालियाँ के बीच जिस जिले से मैं आती हूँ, वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं कुछ कहने से पहले मैं जिंदगी का कुछ यादें आपके सामने रखना चाहूँगी। आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज़ देखती थी। मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको आप क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखे लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुँचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो? उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है, इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ।
कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया? नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जिस चीज़ को हम बनाए नहीं, जिस चीज़ को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों? पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढें, क्योंकि जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीज़ें ढूंढें कि जो जग हम लोगों का आवश्यकता चीज़ें हैं उसको हम भरपाई कर सकें, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। जिस जिले से मैं आती हूँ वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, जो ब्लैक टाइगर्स का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। बायोडाइवर्सिटी से मेरे सहज लगाव को अभिव्यक्ति करने का एक विशेष अवसर मुझे तो मिला था, जो वर्ष 2002 में मुझे ओडिशा की राज्य सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मंत्रालय मिला। मैंने अनेक लाइव स्टॉक एड सेंटर स्थापित किए हैं। पशु पक्षियों के लिए संवेदना के साथ किए गए काम बहुत मन को संतोष देती है। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। जनजातीय लोग पेड़ को पूजा करते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ उनके ध्यान रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली में से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। जल, जंगल, जौन के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बंधन से जुड़े एक अभियान का हाल ही में शुरुआत किया है। इस अभियान का उद्देश्य जंगली नदियाँ और जंगल स्रोतों के इकोलॉजिकल कनेक्शन को फिर से जीवंत बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में भी जल और जंगल से जुड़े विशेष सत्र आयोजन किए जाएंगे। एनजीटी हमारे एनवायरमेंट एडजुडिकेटरी सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एनवायरमेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम से जुड़े सभी संस्थानों को तथा सभी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क जैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अभियान से भली भांति जोड़ सके। जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता देने के लिए मेघदूत और मौसम जैसे मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है, जिनसे वे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करके खेती से जुड़े निर्णय ले सके। विगत अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग किए गए ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसा व्यवस्थाएं पर्यावरण विशेषज्ञों की भाषा में एडप्टेशन मेजर्स के अंतर्गत आती है। विश्व समुदाय को एडप्टेशन मेजर्स पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हमारे देश को और समस्त विश्व समुदाय को
ऐसे रास्ते पर चलना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तभी मानवता की वास्तविक प्रगति होगी। भारत ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा विश्व समुदाय के सम्मुख अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की भागीदारी के बल पर हम विश्व स्तर पर ग्रीन लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। हम सबको वर्ष 2047 तक भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना है जहाँ की हवा, पानी, हरियाली और खुशहाली पूरी विश्व समुदाय को आकर्षित करे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अर्जित करने के लिए आप सभी से निवेदन है राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने के